आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है। ये वाला क्वेश्चन ना नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इन चारों मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से जून 2020 का जो पेपर था ना उसमें पूछा गया था। तो देखिएगा, इनमें से एक तो आपको ना ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है ये भी याद रखना है। जैसे दिया हुआ है भीतरगांव मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ, उस बाद दिया है परशुरामेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, ये है आपके मध्य प्रदेश में। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये है हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है ना लक्ष्मण मंदिर। तो इनमें से ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, मतलब ईंटों से निर्मित मंदिर, इस टाइप का क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी में भी पूछा गया है, मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में भी पूछा गया है, और ये तो नेट का ही क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूं। तो ईंटों से निर्मित मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो भीतरगांव का मंदिर है, देखिएगा, जो भीतरगांव का मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ है, भीतरगांव का मंदिर। उसके बाद जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो ये दोनों जो हैं ईंटों से निर्मित है। ध्यान रखेंगे, मतलब कि आपका उत्तर क्या होगा, 1 और 4। जो भीतरगांव का मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में है, और ये गुप्त कालीन है, गुप्तों के समय में ये बनाया गया था इस मंदिर को। और जो भीतरगांव मंदिर है ना जो कानपुर में है, यहाँ के हजारों ईंटों को लखनऊ के संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया, क्योंकि काफी पहले ये बना था तो काफी मतलब टूट फूट भी गया था। तो काफी सारे ईंटों को जो मतलब इधर उधर पड़ा रहा होगा, तो उनको जो है सुरक्षित लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। उसके बाद हम अगर हम बात करें लक्ष्मण मंदिर सिरपुर की, जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है, ये जो है ना गुप्तोत्तर कालीन है, मतलब कि गुप्तों के बाद इसका निर्माण हुआ था। जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था, तो उस टाइम पर यह बनवाया गया था। तो ये गुप्तोत्तर कालीन है, गुप्तों के बाद का, और ये जो है गुप्त कालीन है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 1 और 4 आपका जो है आंसर होगा सर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं नेट वगैरह में और दूसरी परीक्षाओं में। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप हिस्ट्री से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब ना ये वाला जो सीरीज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप मिस मत करिएगा। बाकी अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम या फिर पीएससी, तो आप इस वीडियो सीरीज को स्किप भी कर सकते हैं। अगर समय है तो देखिएगा, समय नहीं है तो इसको छोड़ भी दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक तरफ जो है लेखकों का नाम दिया हुआ है, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, तो ये भी लेखक थे, लिखते थे। और इस तरफ रचनाएं दिया हुआ है। तो देखते हैं हर्षवर्धन की रचना कौन सी है भाई, तो रत्नावली। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी था। भर्तृहरि, क्या पढ़ेंगे इसको, भर्तृहरि, तो ये नीति शतक। उसके बाद मयूर, ये सूर्य शतक, ये सब जो है हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो आपका कूट क्या बन रहा है, 2 1 4 3, ये जो है आपका कूट बन रहा है 2 1 4 3। कहां गया ये। अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, जिसकी रचना है रत्नावली, हर्षवर्धन की 2 और रचनाएं प्राप्त हुई है। एक तो हो गया रत्नावली, दूसरा याद रखेंगे नागानंद, तीसरा याद रखेंगे प्रियदर्शी का। तो रत्नावली, नागानंद और
प्रियदर्शिका, ये तीनों जो हैं हर्षवर्धन की रचनाएं। वहीं बाणभट्ट, बाणभट्ट की जो है कादंबरी, इसके अलावा एक और रचना मिलती है बाणभट्ट की, वो है हर्षचरित। हर्षचरित मेरे ख्याल से बाणभट्ट की एक और रचना है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कादंबरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचना, बाकी इनका एक ही याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन ये जो है नेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ना, एनटीए नेट, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में। तो किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो देखो, जो कश्मीर है इसको जो है मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1585-86 में जो है इसको मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। राजा भगवान दास और कासिम खां को अकबर ने कश्मीर अभियान पर भेजा था, और कश्मीर को ये लोग जो है जीत लेते हैं। कश्मीर के जो शासक थे यूसुफ खां और याकूब खां, उसका बेटा था याकूब खां, यूसुफ खां पिता, तो ये दोनों जो हैं हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। राजा भगवान दास और कासिम खां का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने यहां पर मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से 1585-86 में जो कश्मीर है वो मुगल साम्राज्य का अंग बन जाता है। इसके बाद 1589 में खुद अकबर कश्मीर का दौरा करता है, कश्मीर की यात्रा करता है, वहां पर कुछ समय व्यतीत करता है, और उसी समय उसने वहां पर दिवाली वगैरह मनाई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर। वैसे ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल था, क्योंकि जो अकबर है वो भाई क्या कहते हैं, मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा लिबरल था, सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, सहिष्णु था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान समझता था। बाकी अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो भाई औरंगजेब ऐसा काम कर ही नहीं सकता था। शाहजहां भी कुछ कुछ ऐसा ही था, औरंगजेब से थोड़ा कम कट्टर था, लेकिन थोड़ा कट्टर था ही था। जहांगीर के मामले में भी ये नहीं कहा जा सकता। बाकी अकबर जो है जितने भी त्योहार वगैरह हैं सबको मनाता था। तो अकबर ध्यान रखना, कश्मीर में इसने दिवाली मनाई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? आप लोगों ने एक मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनका एक नारा था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे चल करके जो क्या कहते हैं, कांग्रेस में भी बोला गया पूर्ण स्वराज चाहिए, इस टाइप से। तो ये जो स्वराज शब्द है, स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद का शासन, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शासन, खुद का शासन, स्वराज शब्द का सामान्य अर्थों में अर्थ। तो स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने इसकी रचना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। वैसे अगर हम स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अगर ऐसे देखें ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जो मराठा, जो क्या करना चाहिए, दक्कन, जो महाराष्ट्र है, वहां पर उन्होंने जो है अपना स्वराज स्थापित किया। उनका कहना था कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जो जहां का मूल निवासी है, उस क्षेत्र में उसी का शासन होना चाहिए, मतलब खुद का राज हो, स्वराज हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे इसका सबसे पहले प्रयोग किया, लेकिन किताब में, किसी पुस्तक में, तो सत्यार्थ प्रकाश। और एक और पूछा जाता है स्वराज से संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई? तो आप याद रखेंगे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, और यहां पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और वही अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इन्होंने वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ये वाला 1916 में, और दादा भाई नौरोजी वाला 1906 में। तो ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें भी, मैं जो भी बातें बताता हूं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचनाएं संस्कृत के पंच महाकाव्य में शामिल है? तो पंच महाकाव्य, देखो संस्कृत भाषा में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, इनमें से कुछ जो स्पेशल हैं, जो बहुत ज्यादा खास है ना, उनको
जो है ना पंच महाकाव्य के रूप में उनको, मतलब 5 स्पेशल उनको जो है अलग से मतलब रखा गया है और उनको पंच महाकाव्य कहा जाता है। तो वो जो है कई बार पूछा भी गया है। तो देखो हम पहले ना कालिदास जी का देख लेते हैं, उसके बाद बाकी मैं बताऊंगा। तो जो कौन कौन सा यहां पर होगा आपका आंसर, एक तो हो जाएगा आपका कुमार संभव, एक हो जाएगा आपका कुमार संभव, दूसरा होगा रघुवंश, कुमार संभव और रघुवंश। देखो ये दोनों जो हैं पंच महाकाव्य में शामिल हैं, 2 और 4। देखो जो मेघदूत है ना भाई, ये तो महाकाव्य ही नहीं है, मेघदूत तो महाकाव्य ही नहीं है, ये क्या है, खंड काव्य है। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर होता है, महाकाव्य जो है बड़ा होता है, खंड काव्य जो है छोटा होता है। ये भी खंड काव्य है। ऋतु संहार और मेघदूत दोनों जो है खंड काव्य हैं, लेकिन जो कुमार संभव और रघुवंश ये दोनों महाकाव्य हैं, और दोनों ही महाकाव्य संस्कृत के पंच महाकाव्यों में भी शामिल है। देखो संस्कृत में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा खास है उनको, उन 5 महाकाव्यों को कहा जाता है पंच महाकाव्य, जिनमें कुमार संभव और रघुवंश ये दोनों भी शामिल है। ध्यान रखना महाकवि कालिदास जी की ना टोटल 7 रचनाएं प्राप्त हुई है। कितनी? 7 रचनाएं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं कुमार संभव और रघुवंश, 2 खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतु संहार, 3 जो है ना नाटक हैं। 3 नाटक हैं, कौन कौन से? मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो उर्वशीयम। मैंने महाकवि कालिदास जी और उनकी रचनाओं पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा, तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो आंसर आपका मैं एक बार बता देता हूं, 2 और 4, हाँ 2 और 4 कुमार संभव और ऋतु संहार, सॉरी कुमार संभव और रघुवंश, ये दोनों जो है पंच महाकाव्य। तो टोटल मैंने बोला कि 5 संस्कृत के महाकाव्यों को पंच महाकाव्य कहा जाता है। तो बाकी के 3 कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा नाम अटपटा होगा, किरातार जूनियम, किरातार जूनियम, किरातार जूनियम ये है। ये किसकी रचना है? तो भारवी, महाकवि भारवी की रचना है। उसके बाद है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध ये जो है माघ की रचना है। उसके बाद है नैषध चरित, नैषध चरित, नैषध चरित, नैषध चरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष, श्रीहर्ष, नैषध चरित श्रीहर्ष की रचना है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। किरातार जूनियम ये भारवी की रचना है। उसके बाद कुमार संभव और रघुवंशम ये जो है महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो इन 5 महाकाव्यों को संस्कृत के 5 महाकाव्यों में सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है नेट वगैरह के एग्जाम में, बाकी दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, कुमार संभव और रघुवंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक। देखो पुस्तक और लेखक ये क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है। मतलब कि आप अगर नेट का एग्जाम देंगे, सेट का एग्जाम देंगे, या फिर इस तरह का कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हों, तो उसमें जो है ना जो किताबें हैं, चाहे वो प्राचीन काल में लिखी गई हो, मध्य काल में लिखी गई हो, आधुनिक काल में लिखी गई हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इनको आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। गीता रहस्य की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको लिखा है। जब मैं छत्तीसगढ़ जीके पढ़ा रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने जिक्र किया था कि जो माधवराव सप्रे हैं उन्होंने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, गीता रहस्य जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था, इसका अनुवाद माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया था। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया की अगर हम बात करें तो न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। न्यू इंडिया किसकी रचना है? एनी बेसेंट। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या कूट बन रहा है? 3 1 4 2, 3 1 4 2 ये जो है आपका कूट बन रहा है, 3 1 4 2 ये।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है फिर से। ये जो है ना गुप्तकालीन अधिकारी हैं, गुप्तकालीन अधिकारी हैं और उसका अर्थ दिया हुआ है। तो इधर अधिकारी का नाम और इधर उसका कार्य। समाहर्ता, समाहर्ता ये होता था भी राजस्व अधिकारी, समाहर्ता। अंतपाल, अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल ये होता था आंतरिक दुर्गों का रक्षक। प्रशास्ता, प्रशास्ता ये होता था राजकीय दस्तावेजों का प्रबंधक, जो भी राजकीय दस्तावेज कागज पत्तर होते थे उसका देखरेख करने वाला। तो आपका कूट बन रहा है 4-3-1-2, 4-3-1-2। तो यहां पर देख लीजिए 4-3, अरे क्या हो गया, 4-3-1-2 है ना, 1 मिनट। ठीक तो है, 4-3-1-2। शायद ना मैंने कूट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, माफी चाहूंगा। 4-3-1-2 यही जो है इसका कूट होगा। अगले ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुंग वंश के विषय में निम्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश, मौर्य वंश के पतन के पश्चात शुंग वंश आया ना, जो पुष्यमित्र शुंग था उसी ने तो मौर्य वंश का अंत किया था। तो देखते हैं शुंग वंश के विषय में हमको वायु पुराण और मत्स्य पुराण से भी जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता से भी, महाभाष्य से भी, बेसनगर के लेख से भी। तो यहां पर आपका जो उत्तर बनेगा 1, 2, 3, 4, मतलब इन सभी से जो है हमको शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। लगभग 184 अथवा 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश जो है स्थापित हुआ था। तो शुंगों के विषय में हमको जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो पहला यहां दिया है वायु पुराण और मत्स्य पुराण। तो ध्यान रखना है, पुराणों से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग है उसने 36 वर्ष शासन किया था, यह भी ध्यान रखना। उसके बाद गार्गी संहिता से भी हमको जो है जानकारी मिलती है। महाभाष्य, महाभाष्य इससे भी। उसके बाद दिया है बेसनगर का लेख। बेसनगर के लेख की अगर हम बात करें ना, तो ये जो विदिशा है मध्य प्रदेश में, विदिशा बेसनगर, तो वहां पर है ये जो है ना यवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख है। यवन जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ये आया था, तो उसका ये लेख है, ये गरुड़ स्तंभ लेख है। ध्यान रखेंगे, गरुड़ स्तंभ लेख है, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ लेख है। इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता को सूचना मिलती है। मतलब कि जो हेलियोडोरस था ना, उसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। जो भगवान विष्णु है उनका जो वाहन है वो गरुड़ है। तो भागवत धर्म की लोकप्रियता का इससे पता चलता है, ये ध्यान रखेंगे। तो इससे भी हमको शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको हर्षचरित से भी शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। उसके बाद देखिएगा पतंजलि, अच्छा महाभाष्य हो गया ना, पतंजलि का महाभाष्य, हरिवंश, दिव्यावदान, इन सब से भी हमको जो है जानकारी मिलती है। हरिवंश, दिव्यावदान। उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग है इसका एक अयोध्या से लेख भी प्राप्त हुआ है, उससे भी हमको जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा भरहुत, भरहुत यहां से भी एक लेख मिला है, भरहुत अयोध्या। तो यहां से जो लेख शिलालेख मिला है ना, इससे भी हमको शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। और अयोध्या से जो शिलालेख मिला है इससे जानकारी मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इतना मेरे ख्याल से काफी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आपका जो है ना 1, 2, 3, 4 होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, मौर्य काल में कर मुक्त ग्राम क्या कहलाते थे। तो मौर्य काल में जो कर मुक्त गांव होते थे, जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे, वैसे गांव क्या कहलाते थे, ये आपने बताना है। तो देखते हैं भाई, अगर हम बात करें हिरण्य की, हिरण्य की अगर मैं बात करूं, तो जो हिरण्य है ना, ये नकद कर देने वाले गांव थे। मतलब ये अनाज वगैरह नहीं देते थे कर के रूप में, नकद कर दिया करते थे, ऐसे गांव को कहते थे हिरण्य। निष्काम्य, निष्काम्य जो है ना निर्यात कर को कहा जाता था। निष्काम्य किसको कहते थे, निर्यात कर को। बलि जो है अन्य छोटे मोटे कर होता था। पारिहारिक ये जो है कर मुक्त गांव को कहा जाता था, जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे।
अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा गया है? देखो, जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार लेख भी कहा जाता है, जो कि शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया गया था, जूनागढ़ अभिलेख। और जहां पर रुद्रदामन का लेख है ना, वहीं पर सम्राट अशोक द्वारा जो लेख लिखवाया गया था ना, वो भी उसमें है। स्कंद गुप्त का लेख भी वहीं पर है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, ये किस भाषा व लिपि में लिखा गया है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख भी है, ध्यान रखना। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वयंवर का सबसे पहली बार उल्लेख इसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और लिपि क्या है? तो ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किन ग्रंथों की रचना की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा, एक तो मतविलास प्रहसन, भगवद जुकियम, ये दोनों रचनाएं जो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और 5, 4 और 5। जांबवंती कल्याण, अगर इसकी मैं बात करूं, इसको पहले ना गोला कर देते हैं। जांबवंती कल्याण की अगर हम बात करें, तो इसकी रचना की थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय कौन थे भैया? कृष्णदेव राय तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, भारत के महानतम शासकों में इनकी गणना होती है, कृष्णदेव राय। उसके बाद गाथा सप्तशती, ये हाल सातवाहन वंश का एक शासक था हाल, उसने इसकी रचना की थी। अमुक्त माल्यद, इसकी रचना भी कृष्णदेव राय ने की थी। तो ये दो कृष्णदेव राय, जांबवंती कल्याण और अमुक्त माल्यद, इन दोनों की रचना कृष्णदेव राय द्वारा की गई थी। जो जांबवंती कल्याण है, ये संस्कृत में लिखा गया था। अमुक्त माल्यद ये जो है ना तेलुगु भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखेंगे इन चीजों को भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक क्षत्रप को परास्त किया था? तो देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी, शकों के साथ इनका जो है काफी मतलब युद्ध हुआ। तो नहपान, इसको जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। ये किस वंश का था? शक वंश का था। शकों में भी अलग अलग जो है वंश हुआ करता था, तो शकों में भी ये जो है ना क्षहरात वंश का था। क्षहरात वंशी शक नहपान को पराजित किया। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किनका उल्लेख मिलता है? तो भाई, प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिशेन ने की थी, तो इसमें हरिशेन की जानकारी मिलती है, उसके पिता ध्रुव मूर्ति की जानकारी मिलती है, तिल महक की जानकारी मिलती है। महाकवि कालिदास के विषय में इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। और इसी कारण से थोड़ा सा जो है ना काफी सारे जो इतिहासकार हैं वो महाकवि कालिदास जी को काफी पहले का मानते हैं। अगर प्रयाग प्रशस्ति में इनका जिक्र होता तो फिर वो अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में इनका जिक्र कैसे होगा? सॉरी, मैं भी क्या बोल रहा हूं। प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि जो कालिदास हैं वो तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम के है ना, तो इसमें कहां से उल्लेख होगा? और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर भी किसी शिलालेख में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। बाद में जो एहोल प्रशस्ति है उसमें कालिदास का उल्लेख जरूर मिला है, लेकिन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कालिदास का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनके बाद हुई है ना। तो यहां पर हरिशेन, ध्रुव मूर्ति, तिलमहक, इन तीनों का उल्लेख मिलता है। हरिशेन जो है ना ये जो है हरिशेन समुद्रगुप्त के टाइम पर काफी बड़े बड़े पोस्ट पर था, जैसे कि कुमार मात्य, संधि विग्रह, महादंड नायक जैसे पदों पर आसीन था हरिशेन। ध्रुव मूर्ति जो कि हरिशेन का पिता था, ये बंधनागाराध्यक्ष के पद पर था। तिलमहक ये भी महादंड नायक के पद पर था। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। महाकवि कालिदास जी इसमें नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, तो इसमें जो एनी बेसेंट है, इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। देखो, जो एनी बेसेंट है और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों जो है अपने खर्चे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने
गए हुए थे। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।